हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्लोरियस रिफॉर्मेशन, गौरवपूर्ण क्रांति। चलो गौरवशाली क्रांति। देखो बेटा, एक बार मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ ये, ठीक है, एक दिन बताया था मैंने क्या है ये, बताया था नहीं बताया था? एक दिन मैंने बताया है आपको, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये कहाँ होता है? रिवॉल्यूशन ये होता है ब्रिटेन में। कब होता है? 1688 89 AD में होता है। सुनो मेरी बात सुनो, बात करोगे मैं तुरंत बात करूंगा। कब होता है? 1689 AD में होता है, ब्रिटेन में होता है। क्या होता है इसके अंतर्गत? पहले इसकी मैं आप लोगों को पृष्ठभूमि बता देता हूँ। जब ये होता है उस समय पर ब्रिटेन के जो शासक थे उनका नाम था जेम्स सेकेंड। जेम्स सेकेंड ये ब्रिटेन के शासक थे। ये ब्रिटेन के शासक बनते हैं, रूलर ये बनते हैं 1685 में। जेम्स सेकेंड ब्रिटेन के रूलर बनते हैं 1685 में। इसके पहले ब्रिटेन के शासक चार्ल्स सेकेंड थे। चार्ल्स सेकेंड थे, इनकी डेथ होती है 1685 में। उसके बाद जेम्स सेकेंड जो है ब्रिटेन के शासक बन जाते हैं। ये जो जेम्स सेकेंड थे ये चाहते थे कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके जो अधिकार हैं उससे ज्यादा अधिकार राजतंत्र के हों, मोनार्ची के हों। राजा के पास ज्यादा पावर हो और संसद के पास कम पावर हो, ऐसा चाहते थे। दूसरा उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन का जो राजधर्म है वो कैथोलिक धर्म हो जाए। प्रोटेस्टेंट, ब्रिटेन के लोग किस धर्म को फॉलो करते थे? एल्गिनवाद को फॉलो करते थे। प्रोटेस्टेंट धर्म की एक ब्रांच है, ठीक है ना। उसके स्थान पर जेम्स ये चाहते थे, क्योंकि इनकी वाइफ भी कैथोलिक थी, तो ये चाहते थे कि कैथोलिक रिलीजन जो है वो ब्रिटेन का राजधर्म हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैथोलिक रिलीजन को बढ़ावा दिया। इससे संसद जो थी, पार्लियामेंट जो थी, उसने इनका विरोध किया। उससे क्या हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ग्लोरियस रिफॉर्मेशन हुआ। इसे गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं, इसे रक्तहीन क्रांति भी बोलते हैं। रक्तहीन क्रांति क्यों बोलते हैं? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। कि ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस क्रांति के अंतर्गत ब्रिटेन में बिना किसी खून खराबे के सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। ब्रिटेन में जेम्स सेकेंड के स्थान पर अगला व्यक्ति, मतलब उनकी पुत्री जो मेरी थी और उसके जो हस्बैंड थे विलियम, वो ब्रिटेन के किंग बन जाते हैं। और किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, खून खराबा नहीं होता। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके परिप्रेक्ष्य में जाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका जो उदय है, उसकी जो शुरुआत होती है लगभग 13वीं सेंचुरी में होती है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मैग्ना कार्टा, सुना है ना? ब्रिटेन में जो संविधान की शुरुआत होती है और जनता को, पब्लिक को जो राइट मिलने की शुरुआत होती है, सुनो, ब्रिटेन में पब्लिक को जो राइट मिलने की, जनता को अधिकार मिलने की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? मैग्ना कार्टा से मानी जाती है। तो मैग्ना कार्टा क्या है आप लोग ये जान लो। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के शासक थे जॉन। ब्रिटेन के शासक जॉन ने, ब्रिटेन के किंग जॉन ने क्या किया था कि उनके जो नोबल्स थे, उनके जो सामंत थे, उनके साथ एक ट्रीटी की थी, संधि की थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि अपने नोबल्स को कई सारे अधिकार प्रदान किए थे, राइट प्रदान किए थे। इसे क्या कहते हैं हम? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्या था? एक पत्र था, ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या किया था? जॉन ने, ब्रिटेन के किंग जॉन ने 15 जून 1215 AD को
थेम्स नदी के तट पर, थेम्स रिवर के तट पर एनी मीड नाम के स्थान पर क्या किया था? एनी मीड नाम के स्थान पर अब उनके जो नोवेल्स थे उनको उन्होंने क्या किया था? मैग्ना कार्टा दिया था, जिसमें उन्होंने अपने नोवेल्स से ये प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे और जो किंग है, जो शासक है, वो कानून से बंधा रहेगा, लॉ से बाहर कोई भी काम शासक नहीं करेगा। ठीक है ना? बाद में क्या हुआ कि बाद में जो शासक थे वो ये चाहते थे कि पार्लियामेंट के जो राइट हैं, अधिकार हैं, वो कम हो और ज्यादा पावर शासक के पास हो। यही प्रयास किसने किया? जेम्स सेकंड ने भी किया। जेम्स सेकंड किस डायनेस्टी का था? ट्यूडर वंश का था। किस वंश का था? ट्यूडर वंश का था। तो अब क्या होता है बेटा? पहली बात तो कारण, ग्लोरियस रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति क्यों हुई, उसका रीजन क्या था, काजेस क्या थे? तो पहला कारण ये था कि ब्रिटेन का जो राजा था, जो शासक था, वो संसद के अधिकारों पर कंट्रोल करना चाहता था, पार्लियामेंट के अधिकारों पर कंट्रोल करना चाहता था। पहला हो गया। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि ब्रिटेन का जो शासक था जेम्स सेकंड, वो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो कर रहा था और उसके स्टेट में उसने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे पद पोस्ट पर क्या किया? कैथोलिक लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। जैसे उसने क्या किया कि जैसे उसने क्या किया कि वहां की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे क्या किया? कुलपति के पद पोस्ट पर नियुक्ति कर दी। जो सरकारी पोस्ट थे उनमें इनकी नियुक्ति करनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ कि जो वहां की संसद थी, संसद ने इसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो हुआ क्या? घटनाएं क्या होती हैं? जो शासक थे जेम्स सेकंड की दो शादी हुई थी। ठीक है? एक इनकी पत्नी का नाम था एनी हाइड, एक का नाम था मेरी। जो एनी हाइड इनकी वाइफ थी, उसकी एक पुत्री थी, उसका भी नाम क्या था? मेरी। तो जेम्स की एक पुत्री है, उसका क्या नाम है? इनकी एक डॉटर है, उसका नाम है मेरी। मेरी की जो शादी हुई है वो हॉलैंड के शासक विलियम थर्ड से हुई है। किससे हुई है? विलियम थर्ड से हुई है। मेरी और विलियम जो है ये प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करते हैं, प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। जेम्स और इनकी पत्नी एनी हाइड जो है ये कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन के लोगों को ऐसा लगता था कि जेम्स सेकंड के बाद उनकी जो डॉटर मेरी है वो ब्रिटेन की रूलर बनेगी, किंग बनेगी। इससे क्या होगा कि जो ये कैथोलिक रिलीजन को फॉलो कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करती है। ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन क्या हुआ बीच में कि 10 जून 1688 को जेम्स सेकंड की जो दूसरी वाइफ थी उसे एक बेटा हुआ। तो ब्रिटेन के लोगों को ये लगा कि ये जो बेटा है इसका जो एजुकेशन हो रहा है, इसका जो पालन पोषण हो रहा है वो कैथोलिक रिलीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ब्रिटेन के लोगों को ये लगा कि ये भी कैथोलिक रिलीजन को तो फॉलो करेगा। तो हमको ये आशा थी कि जेम्स सेकंड के बाद जो अगला शासक आएगा वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करेगा, तो हमको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये बेटा हो गया, कैथोलिक को फॉलो करने के लिए था ना? नहीं, ब्रिटेन के लोग चाहते हैं, वहां की संसद ये चाहती है कि कैथोलिक रिलीजन को फॉलो न करें। ठीक है? और जेम्स सेकंड जो है किसको फॉलो करते हैं? कैथोलिक को फॉलो करते हैं। उनकी बेटी करती है प्रोटेस्टेंट को। ब्रिटेन की जो पब्लिक है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन के सपोर्ट में है। ठीक है ना? तो 10 जून को इनको बेटा हो गया। तो ब्रिटेन के लोगों को ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया कि जेम्स सेकंड की जो पुत्री है, जो उसके दामाद थे, जो डॉटर थी और जो डॉटर के उसके हस्बैंड थे, इनको क्या किया? ब्रिटेन की संसद में ट्यूडर दल और व्हील दल के जो मेंबर थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के जो मेंबर थे, उन्होंने क्या किया? इनको इनवाइट किया और
विलियम सेकंड जो है वो 15,000 आर्मी के साथ क्या किया, 5 नवंबर 1686 को टोरबे बंदरगाह पे पहुंचा ब्रिटेन में। जेम्स सेकंड ने ये सोचा कि मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, लेकिन इसका जो सेनापति था उसका नाम था चर्चिल। उसने क्या किया कि वो विलियम के फेवर में आ गया। तो जेम्स सेकंड जो है वो 23 दिसंबर 1688 को क्या किया, फ्रांस भाग गया। सर कौन से बंदरगाह पे? क्या बेटा? कौन से बंदरगाह पे? कौन से बंदरगाह पे? टोरबे बंदरगाह पे ये पहुंचा और क्या किया कि जो जेम्स सेकंड था, जब उसने देखा कि विलियम से मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो वो क्या किया, फ्रांस भाग गया। फ्रांस क्यों भागा? क्योंकि फ्रांस का जो रूलर लुई 14 था वो कैथोलिक रिलीजन को सपोर्ट करता था। ठीक है ना? वो जेम्स कहाँ भाग गया, फ्रांस भाग गया। और फ्रांस भागने के बाद उसने क्या किया कि ब्रिटेन की संसद ने क्या किया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की एक बैठक हुई और बैठक में 22 जनवरी को, ये डेट याद रखना, 22 जनवरी 1689 को ब्रिटेन के नए शासक विलियम ने बिल ऑफ राइट्स पर सिग्नेचर किए। किस पर सिग्नेचर किए? बिल ऑफ राइट्स पर सिग्नेचर किए। सर कौन सा नया शासक? क्या? विलियम थर्ड। जेम्स सेकंड को हटा के शासक कौन बन रहा है? विलियम थर्ड शासक बन रहा है। अब विलियम थर्ड से वहां की संसद क्या कर रही है, एक एग्रीमेंट कर रही है, एक समझौता कर रही है ना? तो क्या होती है, संसद की एक मीटिंग होती है, एक बैठक होती है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में 22 जनवरी 1689 को क्या होता है, बिल ऑफ राइट्स पे सिग्नेचर किए जाते हैं। शासक जो है वो संसद की शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 13 फरवरी 1689 को विलियम और मेरी ब्रिटेन के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, वहां के शासक बन जाते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? नहीं तो क्या है, आपको बस इतना याद रखना है, क्या होता है, बिना किसी खून खराबा के, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई के ब्रिटेन में जो शासक था वो चेंज हो जाता है। और क्या चेंज होता है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो जाता है, वहां का प्रशासन चेंज हो जाता है, और संसद और वहां की जो मोनार्ची थी, वहां का जो राजतंत्र था, उनके जो अधिकार थे उनमें भी परिवर्तन आते हैं। अब ये जो बिल ऑफ राइट्स में सिग्नेचर किए उससे चेंजेस क्या आते हैं? उससे चेंजेस पहला ये आता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो ब्रिटेन में सर्वोच्च हो जाती है। पहले कौन था सर्वोच्च? पहले राजा था। अब कौन सर्वोच्च हो जाता है? अब संसद हो जाती है, और राजा जो है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ जाता है। पहला चेंज होता है। दूसरा चेंज ये होता है कि ये प्रावधान किया जाता है, यह संधि की जाती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन का शासक रूलर नहीं बन सकता जो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता। क्या होता है, इस संधि के परिणाम स्वरूप इसके आउटकम्स क्या आते हैं, ये आप मान लो। पहला क्या आउटकम्स आता है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सर्वोपरि हो जाती है। जो किंग की पावर थी उस पर कंट्रोल किसका हो जाता है? पार्लियामेंट का हो जाता है। पहला मान लो, पहला परिणाम इसका आता है आउटकम। दूसरा क्या आएगा? दूसरा ये आएगा कि ये एक संधि की जाती है, ट्रीटी की जाती है कि ब्रिटेन की गद्दी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां का रूलर नहीं बन सकता जो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता, या जिसने किसी कैथोलिक रिलीजन फॉलो करने वाली महिला या मतलब मेल या फीमेल से शादी की हो। ठीक है, ये हो जाता है। एक ये हो जाता है कि वहां पे जो शासक था एकदम कंट्रोल में आ जाता है संसद के, है ना। तो क्या होता है, राजा परिवर्तित हो जाता है। पहली चीज, संसद की सर्वोच्चता साबित हो जाती है, और ब्रिटेन की संसद में
ये नियम बनाया जाता है या ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये घोषणा करती है कि ब्रिटेन का जो राजधर्म है वो क्या है, एल्गिनवाद है। कौन सा है, एल्गिनवाद। ये है गौरवपूर्ण क्रांति। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो क्या होता है, सुनो एक बार फिर से बता रहा हूं। 1685 में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो ब्रिटेन के जो शासक थे जेम्स सेकेंड, उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर, ब्रिटेन के शासक के अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रिटेन की संसद ने क्या किया कि उनकी जो ब्रिटेन के जो किंग थे उनकी पुत्री को इनवाइट किया और संसद के सपोर्ट से उनकी पुत्री जो है वो जेम्स सेकेंड को हटा के क्या हुई, किंग बन गई और विलियम बन गए। साइन कब करा था बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स किया बेटा 22 जनवरी 1689 को। और वो के नीचे सर आपने 13 ये बेटा मैंने लिखा है 13 को इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो क्या होता है, गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो 1688, आप क्या लिख देना, आप बता सकते हो। गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में 1688-89 में होती है, जिसमें यह एक राजनैतिक, पॉलिटिकल और धार्मिक रिलीजियस रिवॉल्यूशन था, क्रांति थी। ठीक है ना, इसमें बिना किसी खून खराबे के ब्रिटेन की सत्ता में और प्रशासनिक व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन आ जाता है। क्या होता है, बिना किसी खून खराबे के इसमें ब्रिटेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और ब्रिटेन की जो सत्ता थी, दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, और यही बता देना किंग कौन थे, जेम्स सेकंड थे। अगली नेक्स्ट शासक कौन बनता है, कौन बनता है नेक्स्ट शासक, विलियम और मेरी बनते हैं। कब हुआ था मैं डेट बता दिया हूँ, याद कर लो। आगे बात समझ में, क्यों हुआ था बता दिया हूँ। संसद विलियम जेम्स सेकंड जो है वो चाहता था कि पार्लियामेंट उसके कंट्रोल में रहे। इसके अलावा वो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता था, तो वो चाहता था कि ब्रिटेन के लोग भी ज्यादा से ज्यादा कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करें, है ना। इससे क्या किया कि टोरी दल और व्हिग दल जो वहाँ के मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनके जो मेंबर थे उन्होंने राजा का विरोध किया और उससे क्या हुआ, राजा हट गया और अगला राजा बन गया। ठीक बात आ गई समझ में? एनी हाइट क्या बेटा, बिल ऑफ राइट्स पे साइन कब किए थे? चेंजेस बेटा क्या हुए बिल ऑफ राइट्स से? बेटा पहला चेंजेस ये हुआ कि ब्रिटेन में राजा के स्थान पर, किंग के स्थान पर कौन सर्वसर्वा हो गया, पार्लियामेंट, संसद। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा बिल ऑफ राइट्स के परिणाम स्वरूप, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो वहां का किंग था वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। बात आ गई समझ में? राजा जो था वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटेन में जो शासन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई वो कौन बन गई, पार्लियामेंट। बात आ गई समझ में? दूसरी चीज ये हो गई कि जो किंग था वो उसके कंट्रोल में था। एक काम क्या हो गया कि ये वहां पे घोषणा की गई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन का शासक नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता जो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता है। क्या कहा गया, ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन का रूलर नहीं बन सकता, किंग नहीं बन सकता जो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करता हो। तीसरी बात ये कही गई इसमें कि ऐसा ब्रिटेन का जो राजधर्म है वो क्या होगा, एल्गिनवाद होगा। मतलब एल्गिनवाद क्या है जानते हो ना, प्रोटेस्टेंट रिलीजन की एक ब्रांच है एल्गिनवाद, काल्विनवाद, पढ़ा है ना, लूथरवाद। हाँ सर आपने पढ़ा। ठीक है ना। चलो अब उपनिवेशवाद। कॉलोनियलिज्म, सुनो क्या है उपनिवेशवाद। तो पहले मैंने बताया था उपनिवेशवाद जो है इसके लिए आप बोल सकते हो कि उपनिवेशवाद
जब किसी, उपनिवेशवाद से हमारा तात्पर्य है जब किसी शक्तिशाली, पावरफुल, जब किसी शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र द्वारा, जब किसी शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र द्वारा अपने से कमजोर राष्ट्र के प्राकृतिक, राष्ट्र के संसाधनों पर, जब किसी शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र द्वारा अपने से कमजोर राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का बलपूर्वक उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कॉलोनिज्म कहते हैं। इस उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो कॉलोनी की, जो वहां की जो पब्लिक होती है, वहां के जो लोग होते हैं, उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, और उन पर किसी अन्य देश की गवर्नमेंट द्वारा रूल किया जाता है। तो ये तो सामान्य परिभाषा हर कोई बता देगा। अब अगर मान लो किसी स्कॉलर के हिसाब से लिखनी है तो एक विद्वान है, उनका नाम है आर्गन्सन। इनका मानना है कि उपनिवेशवाद ऐसा एरिया होता है जहां पे विदेशी सत्ता शासन करती है। क्या करती है? सिंपल, एकदम सिंपल है। आर्गन्सकी ये मानते हैं कि ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र है ना जहां पे कोई विदेशी गवर्नमेंट रूल करती है, उसे क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद। आर्गन्सकी क्या मानते हैं कि ऐसा एरिया जहां पे कोई विदेशी गवर्नमेंट रूल करती है, उसे वो क्या मानते हैं? उसे उपनिवेशवाद मानते हैं। उनका यह मानना है कि ऐसे एरिया के लोगों को पॉलिटिकल राइट प्राप्त नहीं होते, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। सिंपल है ना। अब ये वर्ड कहां से आया? मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इंपीरियल, साम्राज्यवाद जो शब्द है, इंपीरियलिज्म जो शब्द है, साम्राज्य, इंपीरियल शब्द का पहला वर्ड यूज किसने किया है? मैंने आपको बताया था, बताओ। बेंजामिन डिज़रायली ने 1872 में किया था। किसने किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने इंपीरियल वर्ड का पहली बार यूज किया था, ठीक है ना। कब किया था? किस संदर्भ में किया था? इन्होंने किया था 1874 का ब्रिटेन का जो चुनाव हो रहा था, ठीक है ना, उस टाइम पे इन्होंने किया था। और उपनिवेशवाद का किसने यूज किया था? कॉलोनिज्म का कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स ने। उपनिवेशवाद का किसने यूज किया है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स ने। अच्छा, उपनिवेशवाद को या साम्राज्यवाद को इकोनॉमिक वे में किसने परिभाषित किया है? इकोनॉमिक वे में हॉब्सन। साम्राज्यवाद को या इंपीरियलिज्म को इकोनॉमिक वे में किसने देखा? क्या नाम है इनका? हॉब्सन, ठीक है ना। तो साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद से तात्पर्य जब किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने से कमजोर किंतु प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस हो, ऐसे देश के संसाधनों का शक्ति के दम पर यूज किया जाता है और वहां के जो नागरिक होते हैं उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसे क्या बोलते हैं हम? उपनिवेशवाद बोलते हैं। अब या साम्राज्यवाद, सुनो, अब जो साम्राज्यवाद है या को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा प्राचीन साम्राज्यवाद, एशियन साम्राज्यवाद, एशियन क्या हो जाएगा? प्राचीन साम्राज्यवाद। दूसरा हो जाएगा आधुनिक साम्राज्यवाद। देखिए, एशियन, इंपीरियलिज्म और मॉडर्न, ठीक है, दो पार्ट हैं इसके। ये कब होता था? ये प्राचीन काल में था, सभी लोग जानते हो। क्या था समझते हो?
जब एक शासक अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए किसी अन्य राज्य पर अटैक करता था, ये क्या था? साम्राज्यवाद था। जैसे सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया, जैसे ईरानी लोगों ने इंडिया पे अटैक किया, है ना। जैसे उस काल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको आप लोग जानते हो, रोमन एम्पायर। ये क्या था? ये सभी साम्राज्य थे, आप लोग जानते हो ना। ये सभी क्या थे? बड़े बड़े साम्राज्य थे, प्राचीन काल में थे ये। अब मध्यकाल में क्या होता है? 15वीं सेंचुरी में यूरोप के जो लोग थे वो क्या करते हैं? नई नई भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो अविकसित और पिछड़े क्षेत्र थे या ऐसे एरिया थे जिनकी नॉलेज किसी को नहीं थी, ऐसे स्थान पे ये लोग जाते हैं और वहां पे अपना अधिकार करके अपनी कॉलोनी बसाते हैं, ठीक है, और वहां ट्रेड करते हैं। ये क्या था? ये नवीन साम्राज्यवाद था, ठीक है, ये आधुनिक साम्राज्यवाद था। तो इसका जो आधार है, इसका आधार क्या था? आपसे पूछ सकता है, इसका आधार क्या था? वाणिज्यवाद, ठीक है। इसका जो आधार था, जो नव साम्राज्यवाद है, नवीन साम्राज्यवाद है, इसका जो बेस है वो क्या है? मर्केंटिलिज्म है। और मर्केंटिलिज्म आप लोग क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ऐसी पॉलिसी जिसमें कोई कंट्री, ऐसी पॉलिसी जिसमें कोई कंट्री ट्रेड के माध्यम से अधिक गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करना चाहती है। ये क्या है? मर्केंटिलिज्म है। एकदम सिंपल बता रहा हूं। ऐसी नीति या ऐसी योजना जिसके द्वारा कोई भी देश व्यापार के माध्यम से अधिक सोना और चांदी इकट्ठा करना चाहता है, इसको वाणिज्यवाद बोलते हैं। अब हमारे सामने ये दो रूप आते हैं। एक मिनट, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण क्या थे, रीजन क्या थे, ठीक है। तो सुनो, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। क्या टाइम नहीं हुआ? देखो बेटा, उपनिवेशवाद जो है, कॉलोनिज्म जो है, ये दो प्रकार का है, या साम्राज्यवाद बोल लो। एक था प्राचीन काल का, सुनो क्या बोलो बेटा, देखो जो इंपीरियलिज्म है या साम्राज्यवाद है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? एक कौन सा है? एक है एशियन, प्राचीन, ठीक है। प्राचीन काल में कैसे साम्राज्य थे? इसका जो टाइम पीरियड है लास्ट, वो 1400 AD तक है। 1400 AD तक जो साम्राज्य थे, जो इंपीरियल थे, वो कौन थे? वो प्राचीन साम्राज्यवाद के अंदर थे। उसके बाद जब उन्होंने व्यापार के माध्यम से नए साम्राज्य बसाए, उसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक साम्राज्यवाद, ठीक है। जब ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से, इसमें क्या करते थे? इसमें युद्ध करते थे सीधे। प्राचीन वाले में क्या करते थे? अटैक करते थे, जीते तो बना और पराजित हुए तो लौट आते थे अपने घर, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? जो आधुनिक साम्राज्यवाद है, इसमें किसी भी कंट्री पर कैसे कंट्रोल करते हैं ये लोग? ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से। और क्या करते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से अधिक गोल्ड कलेक्ट करते हैं और सिल्वर कलेक्ट करते हैं। ये क्या है? ये आधुनिक साम्राज्यवाद है। बात आ गई समझ में? अब इसके रीजन क्या थे, कारण क्या थे? इसका बेटा आप लोग कारण लिख देना। एक क्या लिख देना? इकोनॉमिक। क्या लिखोगे? आर्थिक। एकदम सिंपल बता रहा हूं। एक आर्थिक कर देना, इकोनॉमिक। एक बेटा कर देना पॉलिटिकल, राजनैतिक। एक आप कर देना एक आप तो बेटा कर देना धार्मिक, रिलीजियस। ऐसा बता रहा हूं, सब कोई लिख लोगे, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक हो गया रिलीजियस और एक हो जाएगा तकनीकी, टेक्नोलॉजी बेस पे। अब देखो क्या कारण थे, सुनो। पहला रीजन जो है, पहला रीजन बेटा इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा? साम्राज्यवाद। मैं आपको ये पता पूछ रहा हूं कि जो उपनिवेश यूरोपीय देशों ने, समझो बात को, यूरोपीय ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से यूरोपीय देशों ने
एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनियां बनाई। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा, कुछ रीजन सबको पता होंगे। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से यूरोपीय कंट्रीज ने एशिया और अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश थे या कमजोर देश थे, गरीब देश थे, उन पर कंट्रोल स्थापित किया? ऐसे कौन से कारण थे? तो पहला मैंने बताया, एक इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, तकनीकी हो गया। कैसे कैसे हो गए? तो देखो, इकोनॉमिक में बेटा हो जाएगा पहला अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे मैं क्या बता रहा हूं आपको, ऐसे कौन से कारण थे, क्या व्यवस्था थी, क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्होंने क्या किया कि इतने दूर दूर देशों पे जाके अपने उपनिवेश बसाए, वहां की गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लिया, वहां पे उन्होंने शासन किया। ऐसे क्या कारण थे? आखिर इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड के लोगों ने इंडिया पे शासन क्यों किया, या इंग्लैंड के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पे शासन क्यों किया, या इंग्लैंड के यूरोप के लोगों ने अफ्रीका पे जाके शासन क्यों किया? क्या कारण थे? तो पहला कारण क्या था? पहला कारण क्या बताया मैंने? सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरिक्त उत्पादन। आप लोग लिख देना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप जो यूरोपीय कंट्री थे उनमें क्या हुआ, उनके यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उनको अपना जो गुड्स था, जो माल था, उसे बेचने के लिए मार्केट की जरूरत थी। अब उनके यहाँ जो मार्केट था, मतलब उनके यहाँ जितनी डिमांड थी, उनके यहाँ की डिमांड बहुत कम थी। वो हस्तशिल्प सही हो सकती थी, हैंडक्राफ्ट सही हो सकती थी, तो अपने देश की इंग्लैंड अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो इंग्लैंड में तो इतना यूज हो नहीं सकता था, या यूरोप के किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता था। और दूसरी चीज, यूरोप की जो कंट्री थी, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ क्या किया, अपने यहाँ जो मार्केट था उसको कंट्रोल कर दिया। जो बाहर से माल एक्सपोर्ट होता था, जैसे मान लो कोई वस्तु इंग्लैंड से फ्रांस जा रही है, तो फ्रांस ने क्या किया कि इंग्लैंड की वस्तु पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। तो इनको अपना अगर माल कहीं बेचना है तो कहाँ ये अच्छे से बेच सकते हैं? जहां इनका शासन हो, ऐसे एरिया जो इनके कंट्रोल में हो। इनके कंट्रोल में क्या होती थी? इनकी कॉलोनियां इनके कंट्रोल में होती थी। बात आ गई समझ में? तो पहला कारण ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए, बेचने के लिए उन्हें मार्केट की आवश्यकता थी, है ना? इसके अलावा उन्हें, है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, नए नए उपनिवेश बसाए, नई नई कॉलोनियां बसाई। आगे बात समझ में नहीं आई? आ गई सर। दूसरा कारण कर दो, कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल, कच्चे माल की आवश्यकता कर दो। सुनो, हाँ, इसी में तो देखो क्या हुआ, जो यूरोपीय कंट्री थी बेटा, ऐसे बहुत सारे देश थे जिनके पास लोहा नहीं था, जिनके पास बेटा टिन नहीं था, जिनके पास मैग्नीज नहीं था, है ना, और भी कई सारे साधन थे। और दूसरी बात क्या हुई, जब बेटा यूरोपीय देशों का औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहां पे एग्रीकल्चर कम हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, रॉ मटेरियल की जरूरत थी। इसके अलावा अपने यहाँ के लोगों का पेट भरने के लिए मतलब अनाज की भी आवश्यकता थी, तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने अलग अलग उपनिवेश बसाए। सिंपल बता रहा हूं, एक क्या हो गया, एक हो गया सरप्लस प्रोडक्शन, एक हो गया कच्चे माल की आवश्यकता हो गई, रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। एक आप लोग कर दो, क्या कर दोगे, इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, निवेश की सुरक्षा। मर्केंटलिज्म के परिणाम स्वरूप और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो यूरोप के देश थे वो बहुत संपन्न हो गए। अब यूरोपीय देशों में कैपिटल की उतनी डिमांड नहीं